सभी को जय हिंद एंड वेलकम टू अवर चैनल द इन्विक्टस इंजीनियर। आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स की सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो है आपका प्रोसेसर एंड मेमोरी। इस चैप्टर में हम प्रोसेसर से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, टाइप्स ऑफ प्रोसेसर, रजिस्टर्स, इसके अलावा मेमोरी में अगर बात करें हम मेनली प्राइमरी मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि इस चैप्टर में हम क्या क्या लर्न करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है प्रोसेसर का। इसके अलावा हम मेमोरी का स्ट्रक्चर, स्पीड ऑफ प्रोसेसर आपकी, टाइप्स ऑफ प्रोसेसर। इसके बाद हम देखेंगे जो मेमोरी की कैपेसिटी होती है उसको कैसे हम डिटरमाइन करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी जो आपकी अवेलेबल है। उसके बाद हम प्रोसेसर और मेमोरी से रिलेटेड जितनी भी आपकी बेसिक टर्म्स है उन सबको देखेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें जो आपका बेसिक जो प्रोसेसर और मेमोरी का आर्किटेक्चर होता है एक कंप्यूटर सिस्टम में, उसके बारे में देखेंगे। ये आ गया आपका ब्लॉक डायग्राम। तो इसमें अगर बात करें तो सबसे पहले आ गया आपका आईओ इंटरफेस, यानी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो है वो आ गया आपके आईओ इंटरफेसेस में। ये आईओ जो है आपके इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस है जिनके थ्रू हम डाटा को एंटर करते हैं या हमें जो है इंफॉर्मेशन यानी आउटपुट मिलता है। उसके बाद देखें तो ये होते हैं आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं परमानेंटली, यानी प्रोसेसिंग के बाद जो भी हमें डाटा मिला है उसको स्टोर करना है। फिर बात करें आपकी मेन मेमोरी की, तो रैम आ गई आपकी मेन मेमोरी। और इसमें आगे जो इसके सब पार्ट्स हैं, यानी जो आपकी रोम है, जो आपकी रीड ओनली मेमोरी होती है, रोम होगी आपकी, पी रोम होगी जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, और ईपी रोम। और आगे बात करें आपके जो बेसिक आपका कंट्रोल यूनिट होता है यानी प्रोसेसर, तो इसमें आपका आता है कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है आपके सीपीयू के पार्ट्स। बात करें इसमें तो इसमें आते हैं आपके डिकोडर्स। डिकोडर बेसिकली जो है एक डिवाइस होते हैं जो जिनका काम है ट्रांसलेट करना, यानी जैसे एग्जांपल के लिए ऑडियो को वीडियो में कर सकते हैं आप। जो आपका डिजिटल सिग्नल है उसको एनालॉग सिग्नल में या एनालॉग को डिजिटल में। इसके बाद आते हैं आपके रजिस्टर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स आपके। तो इन जो रजिस्टर्स के टाइप है वो हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये आ गया बेसिक इसका आर्किटेक्चर। ये बात करें सबसे पहले तो आपका आता है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बात करें सीपीयू की, तो सीपीयू को बोला जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और इसका क्या काम है, जो जितनी भी आपकी कैलकुलेशंस हैं और कंपैरिजन है वो परफॉर्म करता है आपका सीपीयू। बात करें आगे तो एक्टिवेट्स एंड कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अदर यूनिट, यानी जो इसके अलावा जितने भी यूनिट हैं आपके, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, इन सबको कंट्रोल करेगा और जो कैलकुलेशंस हैं, जो कंपैरिजन है, यानी जो एक्चुअल प्रोसेसिंग है उसको कंप्लीट करेगा। बात करें इसके कंपोनेंट्स की, तो पहला आता है आपका सीयू, दूसरा आता है एएलयू यानी कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। की बात करें तो नो अदर सिंगल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर डिटरमाइंस इट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस एज मच एज सीपीयू, यानी किसी भी कंप्यूटर की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो आपकी मेनली डिपेंड करती है सीपीयू के ऊपर। अदर डिवाइसेज जैसे इनपुट डिवाइसेज हो गए, तो कीबोर्ड अगर आपका अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो उसका भी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेनली जो आपका सीपीयू है या बात करें आपका प्रोसेसर है वो अच्छी क्वालिटी का है तो आपका सिस्टम जो है वो अच्छे से वर्क करेगा। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट की बात करें तो ये सीपीयू के जो दो बेसिक पार्ट हैं आपके सीयू एंड एएलयू, उसका एक कंपोनेंट है, तो ये होता है आपका कंट्रोल यूनिट। अगर बात करें कंट्रोल यूनिट का काम, तो ये वर्क करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी जो मेन नर्वस सिस्टम, यानी जो जैसे हमारी बॉडी की बात करें तो नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा तंत्रिका तंत्र जो होता है, यानी जो हमारा ब्रेन जो होता है वो सभी हमारी बॉडी की जितनी प्रोसेसेस हैं, जो भी काम है उन सबको कंट्रोल करता है, मूवमेंट को कंट्रोल करता है। वैसे ही जो आपका सीयू है, एक कंप्यूटर के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं आपके, जितने भी डाटा एग्जीक्यूशन हो रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, आपकी प्रोसेसिंग हो रही है, उन सबको कंट्रोल करता है आपका सीयू। बात करें तो सिलेक्ट्स एंड इंटरप्रेट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड कोऑर्डिनेट एग्जीक्यूशन, जितने भी आपके प्रोग्राम है, इंस्ट्रक्शन है, उन सबको मैनेज करेगा और उनका कोऑर्डिनेशन करेगा। हैज सम स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स एंड अ डिकोडर टू परफॉर्म दीज एक्टिविटीज,
तो अगर बात करें कंट्रोल यूनिट तो इसमें सबसे पहले जो आपके रजिस्टर्स आते हैं, इसके बाद आता है आपका डिकोडर जो हमने ब्लॉक डायग्राम में भी देखा था। नेक्स्ट अगर बात करें तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगर बात करें ये जो आपका सेकंड कंपोनेंट है आपका सीपीयू का, ये वो पोर्शन है सीपीयू का जहां पे एक्चुअल जो आपका काम होता है, एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन है आपका, जो इंस्ट्रक्शंस है वो होता है। इसमें भी आपके स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स लगे होते हैं और इसमें जो है हैज नेसेसरी सर्किटरी टू कैरी आउट ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस इंक्लूडेड इन द सीपीयू इंस्ट्रक्शन सेट। यानी इसमें जो है सर्किट प्रोवाइड होता है जो जितने भी आपके अरिथमेटिक या लॉजिक, अरिथमेटिक यानी मैथ से रिलेटेड, लॉजिकल यानी आपके कंपैरिजन से रिलेटेड या जो भी आपके अदर ऑपरेशंस हैं उन सबको करने के लिए इसमें इंस्ट्रक्शन सेट प्रोवाइड होता है। बात करें यहाँ पे हमारा वर्ड आया था एक इंस्ट्रक्शन सेट। तो इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है? जो आपका सीपीयू होता है, सीपीयू हैज बिल्ट इन एबिलिटी टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। यानी जो आपका सीपीयू है उसकी एक बिल्ट इन यानी ऑलरेडी जो बिल्ट है कैपेसिटी, किसी भी पर्टिकुलर जो आपका मशीन इंस्ट्रक्शन है उनको काम करने की कैपेसिटी को, तो उसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। फिर आगे बात करें, मोस्ट सीपीयूज हैव 200 और मोर इंस्ट्रक्शन। यानी एक सीपीयू जो है 200 या उससे ज्यादा उसमें आपके इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं या कैपेसिटी होती है। इंस्ट्रक्शन सेट बेसिकली वो क्या क्या काम कर सकता है, यानी जो उसमें बिल्ट इन कैपेसिटी है, अगर उसमें कैलकुलेशन की कैपेसिटी है, ऐड की कैपेसिटी है, किसी चीज को आपके कन्वर्ट करने की कैपेसिटी है, ये सब आती है आपकी इंस्ट्रक्शन सेट में। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखें तो ऐड, सब्सट्रैक्ट, कंपेयर, ये सब आगे इंस्ट्रक्शन सेट में। बात करें जो आपका सीपीयू है, सीपीयू मेड बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरर हैव डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट। यानी अलग अलग जो आपके मैन्युफैक्चरर हैं, अलग अलग सीपीयू जो बनेंगे उन सब की अपनी अपनी कैपेसिटी होगी या अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेट होंगे, मतलब अलग अलग जो आपके एक्शंस या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। बात करें मैन्युफैक्चरर टेंड टू ग्रुप देयर सीपीयूज इनटू फैमिलीज हैविंग सिमिलर इंस्ट्रक्शन सेट। जो सीपीयूज जो होंगे जिनके इंस्ट्रक्शन सेट आपके सेम होंगे उनको जो है क्लासिफाई या एक साथ रखा जाता है फैमिलीज में। जैसे जो आपके पर्सनल यूज के लिए जो बनाए हैं वो अलग फैमिलीज में आएंगे, जो बिजनेस पर्पस के लिए है वो अलग फैमिली में आएंगे, जैसे सुपर कंप्यूटर आपके अलग फैमिलीज में आएंगे, वर्क स्टेशन अलग में आएंगे। आगे बात करें तो न्यू सीपीयू होज इंस्ट्रक्शन सेट इंक्लूड इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ इट्स प्रोसेसर। सीपीयू इज सेड टू एज बैकवर्ड कंपैटिबल विद इट्स प्रेडेसेसर। यानी बात करें तो कोई भी नया सीपीयू जो आता है उसमें जो नए इंस्ट्रक्शन सेट ऐड किए जाते हैं तो उसमें जो पुराने आपके इंस्ट्रक्शन सेट है जो है वो आपके बिल्ट इन होते हैं, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा ऐड किए जाते हैं तो उसको बोलते हैं आपका बैकवर्ड कंपैटिबल। यानी जो पुराना है उसमें आप नए इंस्ट्रक्शन सेट ऐड कर सकते हैं। ये बात करें तो एक टर्म आई थी आपकी रजिस्टर्स, तो हम पढ़ लेते हैं रजिस्टर्स क्या होते हैं। तो special memory units called register are used to hold information on a temporary basis as the instruction and interpreted and executed by CPU। रजिस्टर जो आपके एक टाइप के मेमोरी यूनिट है, स्पेशल टाइप के, जिनका काम है आपका इंफॉर्मेशन को आपका स्टोर रखना एक टेम्परेरी बेसिस में जब तक वो आपकी प्रोसेस हो रही है या आपका जो सीपीयू है उसको आपका ऑपरेट कर रहा है या एग्जीक्यूट कर रहा है। बात करें रजिस्टर्स आर पार्ट ऑफ सीपीयू। रजिस्टर जो है आपके सीपीयू के पार्ट हैं लेकिन मेन मेमोरी के पार्ट नहीं है। मेन मेमोरी जो है आपकी जो प्रोसेसिंग के लिए होती है वो अलग है। ये बात करें द लेंथ ऑफ रजिस्टर समटाइम कॉल्ड इट्स वर्ड साइज। तो जो रजिस्टर की लेंथ होती है उसको कहा जाता है वर्ड साइज, और जो बराबर होता है आपके जितने बिट जो वो स्टोर कर सकता है वो आ गया उसका वर्ड साइज। आगे बात करें तो एक सीपीयू जो होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बिट्स में, जैसे हो गया आपका 16 बिट, 32 बिट, आपके अभी तो है 128 बिट्स तक आ गए हैं आपके। तो अगर बात करें इसकी स्पीड की तो जैसे कोई 16 बिट का आपका रजिस्टर है तो वो मान लीजिए उसकी कैपेसिटी 16 है और कोई 32 बिट का है तो जो 32 बिट वाला वो इससे डबल स्पीड से आपका काम कर सकता है डाटा को स्टोर करने का। ये बात करें हम टाइप्स इसके, यानी जो मोस्ट कॉमनली यूज रजिस्टर है तो आते हैं आपके मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, आपके प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर,
एक्यूमुलेटर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और इनपुट आउटपुट रजिस्टर। सबसे पहले बात करें आपका MAR यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, तो इनका काम है आपका होल्ड या स्टोर करना एड्रेस को एक्टिव मेमोरी लोकेशन में, मतलब जिस मेमोरी लोकेशन पे वर्क कर रहे हैं उस लोकेशन के एड्रेस को स्टोर करना, ये काम है आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का। सेकंड होता है आपका मेमोरी बफर रजिस्टर, होल्ड्स इंफॉर्मेशन ऑन इट्स वे टू एंड फ्रॉम मेमोरी। इसका काम है आपके डाटा को या इंफॉर्मेशन को स्टोर करना जब जो डाटा है आपका प्रोसेसिंग के लिए, जैसे प्रोसेसिंग के लिए इनपुट हो रहा है या जो प्रोसेसिंग के बाद आपको मिल रहा है। इट्स वे टू एंड फ्रॉम, टू एंड फ्रॉम आ गया आपका मेमोरी बफर रजिस्टर। नेक्स्ट होता है आपका प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर। अगर इसकी बात करें तो होल्ड एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी कोई इंस्ट्रक्शन या कोई काम आपने कर लिया है, ये आपका सेव करेगा जो उस एड्रेस को, जो काम उसके बाद आपको एग्जीक्यूट करना है उसको सेव करेगा। नेक्स्ट आता है आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर, तो एक्यूमुलेट्स रिजल्ट्स एंड डाटा टू बी ऑपरेटेड अपॉन। ये जो है एक्यूमुलेट करता है यानी एक साथ करता है रिजल्ट्स को और डाटा को जिनके ऊपर काम करना है आपको, वो आ गया आपका एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट होता है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, होल्ड्स एन इंस्ट्रक्शन व्हाइल इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। कोई भी इंस्ट्रक्शन जब वो प्रोसेस हो रही है या उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं या एग्जीक्यूट हो रही है, उसको जो सेव करेगा, स्टोर करेगा या होल्ड करेगा, वो होता है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। नेक्स्ट अगर बात करें आपका इनपुट आउटपुट रजिस्टर, तो इसका आप नाम से ही देख सकते हैं कि इसका काम है आपका कम्युनिकेट्स विद इनपुट और आउटपुट जो डिवाइसेज हैं आपके उनके साथ कम्युनिकेट करेगा। आगे अगर बात करें हम एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो कैसे एग्जीक्यूट होती हैं। तो अगर बात करें तो आपका कंट्रोल यूनिट जो है, कंट्रोल यूनिट टेक्स एड्रेस टू द नेक्स्ट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर एंड रीड्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम कोरिस्पोंडिंग मेमोरी एड्रेस इनटू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो सबसे पहले बात करें जो आपका कंट्रोल यूनिट है वो आपके एड्रेस को सेव करेगा या लेगा, जो भी आपको नेक्स्ट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन करनी है, और उस जो आपकी इंस्ट्रक्शन है उसको रीड करेगा मेमोरी एड्रेस को और उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट बात करें आपका जो कंट्रोल यूनिट है वो उसके बाद जो है जो भी ऑपरेशन होगा उसको सेंड करेगा, ऑपरेशन और जो एड्रेस पार्ट है वो सेंड करेगा आपका डिकोडर को और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को। तो सेकंड स्टेप हो गया, कंट्रोल यूनिट आपका ऑपरेशन और एड्रेस को सेंड करेगा डिकोडर को और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को। आगे बात करें जो आपका डिकोडर है वो अपना काम करेगा, यानी जो भी कन्वर्जन है उसको करेगा। उसके बाद जो है आपका जो कंट्रोल यूनिट है वो सेंड करता है आपकी कमांड सिग्नल्स, आगे जो भी उसके करस्पॉन्डिंग या जो यूनिट होगा जो आगे काम करेगा उसको, इसलिए ताकि वो अपना काम आगे कैरी ऑन कर सके, यानी अपना काम आगे कंप्लीट करे। उसके बाद करें आगे अगर बात करें तो एज ईच इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज लोडेड एंड स्टेप्स एंड रिपीटेड। जैसे ये आपकी एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी तो सबसे पहले जो आपका कंट्रोल यूनिट है वो आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस लोड करेगा, उसके बाद जो है आपका उसका डिकोडिंग होगी और अगेन एंड अगेन ये इंस्ट्रक्शन या प्रोसेस आपकी चलती रहती है। आगे बात करें आपकी प्रोसेसर स्पीड की, यानी जो प्रोसेसर की स्पीड है उसको कैसे देखते हैं। तो प्रोसेसर की जो स्पीड है उसके लिए जो है कंप्यूटर में एक बिल्ट इन आपका सिस्टम क्लॉक होता है जिसे कहा जाता है आपका क्लॉक साइकिल्स, जो आपका एमिट करता है यानी प्रोवाइड करता है मिलियंस ऑफ रेगुलरली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक पल्सेस पर सेकेंड। जो आपके इलेक्ट्रिकल पल्सेस हैं पर सेकेंड, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रिक पल्सेस जो आपके वो आपको एमिट करेगा और उस बेस पे आपकी स्पीड देखते हैं प्रोसेसर की, जिसे बोला जाता है आपका क्लॉक साइकिल। इट टेक्स वन साइकिल टू परफॉर्म अ बेसिक ऑपरेशन। एक ऑपरेशन के लिए आपका एक साइकिल हो गया, सच एज मूविंग अ बाइट ऑफ डाटा फ्रॉम वन मेमोरी लोकेशन टू अनदर, यानी एक बाइट डाटा को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ट्रांसफर करने के लिए लगेगा आपका एक साइकिल। आगे बात करें, नॉर्मली सेवरल क्लॉक साइकिल्स आर रिक्वायर्ड टू फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट अ सिंगल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो किसी एक छोटे से काम को करने के लिए भी काफी ज्यादा आपके क्लॉक साइकिल लगेंगे, क्योंकि एक क्लॉक साइकिल जो है आपका सिर्फ एक बाइट को ट्रांसफर करता है।
तो आगे बात करें स्पीड के लिए, तो जितना अगर छोटा आपका क्लॉक साइकिल होगा उतना ही फास्ट प्रोसेसर होगा। क्लॉक साइकिल क्या हुआ, एक काम करने की स्पीड, तो जितनी जल्दी वो काम कर लेगा कम समय में उतनी ही प्रोसेसर की स्पीड ज्यादा होगी। ये बात करें आपकी जो क्लॉक स्पीड है यानी नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स पर सेकेंड, इसको मेजर करते हैं हम मेगाहर्ट्ज में या गीगाहर्ट्ज में। शुरू में मेगाहर्ट्ज में था, आजकल सभी जो है ऑलमोस्ट गीगाहर्ट्ज में आते हैं। की बात करें, वी मेजर प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ पीसीज इन मेगाहर्ट्ज एंड गीगाहर्ट्ज ऑफ वर्क स्टेशन एंड सर्वर्स इन MIPS एंड BIPS। और अगर बात करें आपकी सुपर कंप्यूटर्स की, तो वो होता है आपका जी फ्लॉप्स, यानी आपका जो गीगा फ्लॉप्स, फ्लॉप्स होता है आपका फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड। आगे बात करें हम जो MIPS है यानी मिलियंस और बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड जो है परफॉर्म करता है। आगे बात करें आपका, और इसके बाद जी फ्लॉप्स हो गया यानी गीगा फ्लॉप्स हो गया, या इसके बाद करें आपका टी फ्लॉप यानी टेरा फ्लॉप्स, या फिर इसके जो बहुत ही ज्यादा हाई क्लास के हैं आपके, वो होता है आपका पी फ्लॉप्स यानी पेटा फ्लॉप्स। तो जो सुपर कंप्यूटर है वो आते हैं आपके फ्लॉप्स में, और जो वर्क स्टेशन है आपके वो आगे आपके MIPS या मिलियंस या बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। और जो आपके सुपर कंप्यूटर है वो आगे आपके जी फ्लॉप्स यानी गीगा फ्लॉप्स यानी फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड। बात करें हम टाइप ऑफ प्रोसेसर की, तो सबसे पहले आता है इसमें CISC जो होता है आपका कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। बात करें इसके फीचर्स की, तो काफी ज्यादा इसमें इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, यानी लार्ज यानी बड़ा इंस्ट्रक्शन सेट होता है। तो इसमें आपकी वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये आगे वेरिएबल लेंथ और फिक्स लेंथ हम पढ़ेंगे। वेराइटी ऑफ एड्रेसिंग मोड्स हैं आपके, और ये कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस, यानी जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और थोड़ा सा महंगा होता है आपका CISC प्रोसेसर। बात करें यूजेज की, तो ये जितने भी आपके पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप हैं आपके, PCs हैं, उन सब में यूज होता है आपका CISC प्रोसेसर। बात नेक्स्ट आता है आपका RISC रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, यानी इसका नेम ही बता रहा है कि इसमें जो इंस्ट्रक्शन सेट है इसमें जो लार्ज था इसमें उसको रिड्यूस किया होगा, यानी स्मॉल इंस्ट्रक्शन सेट है आपके, फिक्स्ड लेंथ की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और जो आपका रेफरेंसेस है मेमोरी से वो आपके रिड्यूस कर दिए हैं, और इसका यूज होता है आपका वर्क स्टेशन में। बात करें आपके, नेक्स्ट आता है आपका EPIC यानी एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। तो एज नेम बता रहा है कि पैरेलल यानी इसमें कुछ ना कुछ जो है एक साथ वर्किंग करेगा। तो इसमें बात करें फीचर्स की, तो अलाउज सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट एक्सप्लिसिटली टू द प्रोसेसर व्हेन ऑपरेशन आर पैरेलल, यानी कोई ऑपरेशन आपका चल रहा है तो उसी वक्त जो आपका है सॉफ्टवेयर है वो प्रोसेसर के साथ अगेन जो है पैरेलली अलग से भी वर्क कर सकता है। यूजेस टाइटर कपलिंग बिटवीन कंपाइलर एंड द प्रोसेसर, कंपाइलर और प्रोसेसर के बीच आपका जो कपलिंग है यानी जो कनेक्शन है वो टाइटर होता है। बात करें, इनेबल्स कंपाइलर टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम पैरेललिज्म इन द ओरिजिनल कोड एंड एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब इट टू प्रोसेसर। जो आपका कंपाइलर है वो आपका मैक्सिमम डाटा को आपका जो है रिसीव कर सकता है ओरिजिनल कोड से, और प्रोसेसर को डिस्क्राइब कर सकता है। बात करें यूजेस की, तो यूज होते हैं आपके हाई एंड सर्वर्स में, और जो आपके वर्क स्टेशन है उसमें होते हैं EPIC। नेक्स्ट होते हैं आपके मल्टी कोर प्रोसेसर, जो अभी ट्रेंड में आपका मल्टी कोर प्रोसेसर। बात करें इसमें आपका जो प्रोसेसर चिप है उसमें जो है मल्टीपल एक साथ जो है मल्टीपल कूलर होंगे आपके, और एनर्जी एफिशिएंट होता है ये प्रोसेसिंग कोर। बात करें, इम्प्रूव्स ओवरऑल परफॉर्मेंस बाय हैंडलिंग मोर वर्क इन पैरेलल, जैसे पीछे पड़ा था तो ये भी पैरेलल में वर्क करेगा और आपके ज्यादा परफॉर्मेंस आपकी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस को होल्ड कर सकता है। बात करें, कैन शेयर आर्किटेक्चर कंपोनेंट सच एज मेमोरी एलिमेंट्स एंड मेमोरी मैनेजमेंट, ये शेयर कर सकता है आपके आर्किटेक्चर जो कंपोनेंट्स हैं, मेमोरी, उसके एलिमेंट्स और उनकी मैनेजमेंट को। तो इसका यूज भी आपका जो हाई एंड सर्वर है और वर्क स्टेशन है वहां पे होता है। आगे बात करें हम, जो पीछे पड़ा था कि जो आपके मल्टी कोर होते हैं वो होते हैं आपके पावर एफिशिएंट प्रोसेसर। तो आगे हम पढ़ते हैं पावर एफिशिएंट प्रोसेसर। तो मैन्युफैक्चरर ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम हैव मेड अटेम्प्ट्स टू रिड्यूस पावर कंजप्शन ऑफ सिस्टम, यानी इनका जो मेन एम है वो है आपका कि जब ये प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो पावर जो है ज्यादा यूज करते हैं, उस पावर को
जो उसका कंजप्शन है उसको कम करना। अगर बात करें तो इनका मेन एम वही है, आपका जो रिड्यूस है आपका पावर कंजप्शन को रिड्यूस करना। और जो आपके लेटेस्ट प्रोसेसर हैं आपके, ये टेक्नोलॉजी है आपकी डिमांड बेस्ड स्विचिंग, जिसको बोलते हैं डीबीएस, डिमांड बेस्ड स्विचिंग जो टेक्नोलॉजी है इसका यूज करते हैं आपकी पावर कंजप्शन को कम करने के लिए। बात करें तो प्रोसेसर्स बेस्ड ऑन डीबीएस टेक्नोलॉजी आर डिजाइन टू रन एट मल्टीपल फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज सेटिंग। तो जो डीबीएस टेक्नोलॉजी के जो भी आपके प्रोसेसर्स हैं वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे आपके रन कर सकते हैं और अलग अलग वोल्टेज पे वर्क कर सकते हैं। बात करें प्रोसेसर ऑटोमेटिकली स्विच टू एंड ऑपरेट एट द लोएस्ट सेटिंग, यानी इसकी बात करें तो जो डीबीएस टेक्नोलॉजी वाले हैं ये जरूरत के हिसाब से जो है आपकी फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को यूज करते हैं। आगे बात करें हम मेन मेमोरी की, तो मेन मेमोरी क्या होती है इसका कंसेप्ट देखते हैं हम। तो मेन मेमोरी की बात करें तो एवरी कंप्यूटर हैज ए टेम्परेरी स्टोरेज यूनिट बिल्ट इनटू द कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी एक टेम्परेरी स्टोरेज यूनिट है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर का। और इसका काम क्या है, इट स्टोर्स इंस्ट्रक्शन एंड डाटा ऑफ अ प्रोग्राम मेनली व्हेन द कंप्यूटर इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू, सॉरी प्रोग्राम इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। तो इसका मेन काम क्या है, डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना उसमें जब आपका प्रोग्राम जो है वर्क कर रहा है यानी रन कर रहा है, आप कोई भी काम कर रहे हो ड्यूरिंग दैट पीरियड जो भी डाटा को स्टोर करना है वो होता है आपका मेन मेमोरी में। और इसको बोला जाता है आपका मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी और सिंपल मेमोरी, सिंपली मेमोरी भी बोला जाता है। बात करें फिजिकली तो फिजिकली इसमें जो है कुछ चिप्स लगे होते हैं मदरबोर्ड के ऊपर या एक स्मॉल सर्किट अटैच होता है मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर पे। फिर बात करें इसकी अदर प्रॉपर्टीज की तो ये होता है आपका रैंडम एक्सेस डिवाइस और ये होता है आपका वोलेटाइल। अगर बात करें वोलेटाइल की, वोलेटाइल क्या होता है, वोलेटाइल एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें जो है अगर आपकी पावर ऑफ हो जाए या आप सिस्टम बंद कर दो तो उसका डाटा जो है लॉस्ट हो जाता है। आगे अगर इसमें बात करें तो आगे आता है आपका स्टोरेज एवोल्यूशन क्राइटेरिया, यानी जो आपका स्टोरेज है प्राइमरी और सेकेंडरी उसमें क्या क्या आपकी प्रॉपर्टीज डिजायर्ड है, यानी क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या अभी अवेलेबल है। बात करें स्टोरेज कैपेसिटी की तो हमें चाहिए होती है हमेशा ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी, और जो प्राइमरी स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो होती है आपकी कम, सेकेंडरी की होती है ज़्यादा। इसमें सेकेंडरी स्टोरेज है वो प्रेफर होगा आपका। नेक्स्ट बात करें आपका एक्सेस टाइम की तो हमें चाहिए होता है फास्ट एक्सेस टाइम, यानी वहाँ से किसी भी डाटा को रिसीव करना है या सेव करना है तो वो जल्दी होना चाहिए। तो प्राइमरी मेमोरी में होता है जल्दी, लेकिन जो सेकेंडरी है उसमें होता है स्लो। इसमें प्राइमरी मेमोरी आपकी आगे है। बात करें इसमें कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज, यानी जो है उसका प्राइस सिंपली बात करें तो लोअर कॉस्ट चाहिए हमें, लेकिन जो प्राइमरी का है वो हाई होता है लेकिन सेकेंडरी का होता है आपका लो, तो इसमें सेकेंडरी मेमोरी है वो आपकी पॉइंट लेती है। बात करें वोलेटिलिटी, यानी कि डाटा आपका जो है पावर ऑफ पे डिलीट हो या नहीं होना चाहिए, तो ये चाहिए हमें नॉन वोलेटाइल, यानी डाटा जो है आपका डिलीट नहीं होना चाहिए। तो प्राइमरी होती है आपकी वोलेटाइल और सेकेंडरी होती है आपकी नॉन वोलेटाइल, तो इसमें सेकेंडरी को पॉइंट है। बात करें आपकी एक्सेस की, एक्सेस जो है आपकी डिजायरेबल होती है रैंडम एक्सेस, और जो आपकी प्राइमरी है वो होती है रैंडम एक्सेस, और जो आपकी सेकेंडरी होती है सूडो रैंडम एक्सेस और सीक्वेंशियल एक्सेस। तो रैंडम एक्सेस क्या होता है और जो आपका सीक्वेंशियल एक्सेस क्या होता है इसको देख लेते हैं। यानी कोई भी हमारे पास डाटा है, अगर हमें उसके जो है वो रिसीव करना है या हमें उसको गेन करना है, रैंडम में क्या है हम डायरेक्टली उसको आपका रिसीव कर सकते हैं, डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं। जबकि बात करें सिक्वेंशियल में तो हमें स्टेप वाइज जाना पड़ेगा। इसको आप एग्जांपल ले सकते हैं, एक जैसे लैडर है आपकी, तो आपको आपकी 10th जो आपकी लैडर है उस पे जाना है, तो रैंडम में आप डायरेक्ट 10th पे जा सकते हो, लेकिन जो आपका सिक्वेंशियल है उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवंथ एट इस तरह से 10 पे पहुंचना पड़ेगा। जो आपका रैंडम एक्सेस है वो फास्ट होगा। आगे अगर इसमें हम बात करें मेन मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसमें जो आपकी मशीन्स हैं वो आपकी अगर स्मॉलर वर्ड लेंथ है तो वो आपकी स्लोअर होंगी, जिनकी वर्ड लेंथ ज़्यादा है वो आपकी होंगी फास्ट। एक बात करें इसमें, अगर राइट टू अ मेमोरी लोकेशन इज डिस्ट्रक्टिव टू इट्स प्रीवियस कंटेंट,
यानी किसी भी मेमोरी लोकेशन पे आप कुछ नया डाटा आप राइट करते हो या ऐड करते हो, तो उसका पुराना डाटा जो है वो आपका डिलीट हो जाएगा या डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। अगर बात करें रीड फ्रॉम अ मेमोरी लोकेशन इज नॉन डिस्ट्रक्टिव, अगर आप उसको सिर्फ रीड कर रहे हैं तो उसका जो पुराना डाटा है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्या आती है आपकी फिक्स्ड वर्ड लेंथ मेमोरी, जो कंसेप्ट है एक फिक्स्ड वर्ड लेंथ, एक वेरिएबल वर्ड लेंथ। इसमें अगर बात करें स्टोरेज स्पेस इज ऑलवेज एलोकेटेड मल्टीपल्स ऑफ वर्ड लेंथ, यानी आपकी जो लोकेशन है एड्रेस है आपका 0501, इसको हमने प्रोवाइड किए हैं आपके 8 आपके वर्ड लेंथ दी है, यानी 8 है तो इसमें अगर 2 डिजिट का है, 2 करेक्टर्स हैं, वो भी 8 ही आपके बिट्स लेंगे या 8 ही आपके बॉक्सेस लेंगे। अगर 3 का है तब भी, अगर 8 है तब भी 8, यानी ये रह जाएंगे आपके ब्लैंक। तो अगर बात करें तो इसमें फास्टर इन स्पीड ऑफ कैलकुलेशन देन वेरिएबल वर्ड लेंथ, तो ये जो आपका फिक्स्ड वर्ड लेंथ मेमोरी है ये आपकी थोड़ी सी फास्ट होती है, तो इसके में जो है एक वर्ड लेंथ आपका कंप्लीट जो है इसको रीड करने में आपका टाइम कम लगेगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है अगर इसमें टाइम कम लगेगा और 3 के लिए भी आपको जो है 8 बिट यूज करने पड़ेंगे, तो इसमें जो है आपका स्टोरेज ज़्यादा यूज होगा। बात करें इसके यूज की तो नॉर्मली यूज्ड इन लार्ज साइंटिफिक कंप्यूटर फॉर गेनिंग स्पीड एंड कैलकुलेशन, इसका यूज होता है जो बहुत बड़े आपके वर्क स्टेशन या साइंटिफिक कंप्यूटर्स है उसमें यूज होता है। क्या कहेगा फिक्स्ड वर्ड लेंथ मेमोरी, यानी जो आपका 8 वर्ड लेंथ दिया तो 8 जो होंगे आपके यूज हो ही जाएंगे, चाहे वह आपकी जो वर्ड है एक करेक्टर का है, 2 करेक्टर का है या 4 करेक्टर का है या 8 का है। अगर 8 से ऊपर चला गया यानी 9 का है तो 8 दूनी 16 आपके वर्ड लेंथ जो है वो यूज होंगे। बात करें हम सेकंड होता है आपका वेरिएबल वर्ड लेंथ मेमोरी, इसमें जो है ईच मेमोरी लोकेशन कैन स्टोर ओनली ए सिंगल, एक लोकेशन पे आपका एक सिंगल ही करेक्टर आपका सेव होगा, यानी आपके डाटा को करेगा ये सेव। लेकिन जो इसके अगर बात करें हम प्रोसेसिंग स्पीड की या इसकी स्पीड की, वो होती है कम आपकी फिक्स्ड वर्ड लेंथ मेमोरी से, यानी एक आपके करेक्टर के लिए एक वर्ड के लिए आपको 5 से 6 या जितनी आपकी वर्ड लेंथ है उतनी आपको एड्रेस नंबर या मेमोरी लोकेशन देनी पड़ेगी। बात करें इसका यूज तो यूज इन स्मॉल बिजनेस कंप्यूटर्स फॉर ऑक्यूपाइंग यूज ऑफ स्टोरेज स्पेस, इसका यूज होता है आपका स्मॉल बिजनेस कंप्यूटर्स में जहां पे आपको स्टोरेज को भी ध्यान में रखना है कि ज्यादा स्टोरेज ये ना करें। फिर बात करें मेमोरी बिकमिंग चीपर डे बाई डे, मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर्स एम्प्लॉय फिक्स्ड वर्ड लेंथ मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि जो है आपका मेमोरी आपकी सस्ती हो रही है तो मेमोरी का जो लॉस है या ज़्यादा मेमोरी का यूज़ होना एक नॉर्मल बात है, तो इसलिए आजकल जो है मैक्सिमम में फिक्स्ड वर्ड लेंथ मेमोरी यूज़ होती है, यानी जो आपका मेन एम है वो हो गया है आपका स्पीड। बात करें मेमोरी की कैपेसिटीज़ की, तो जो मेमोरी कैपेसिटी है वो होती है कि कितने बाइट्स जो है वो स्टोर कर सकता है प्राइमरी मेमोरी में। तो अभी तक जो प्राइमरी मेमोरी है वो आपकी जीबीज में ही आती है, यानी सबसे पहले बात करें आपका किलो बाइट्स, किलो होता है आपका 10⁻³ यानी 1024 बाइट्स आपके। बात करें मेगा बाइट्स वो गए आपके 10,48,576 बाइट्स। बात करें गीगा बाइट्स की वो हो गया आपके 107,37,41,824 बाइट्स। बेसिकली बात करें तो किलो बाइट्स हो गया आपका यानी 1024 बाइट्स, मेगा बाइट में हो गया आपके 1024 किलो बाइट्स, गीगा बाइट्स में हो गया आपके 1024 मेगा बाइट। बेसिकली जो आपकी ये मेमोरी है आपकी 2 GB 4 GB इसके वेरिएंट में आती है। बात करें टाइप्स ऑफ मेमोरी चिप्स की, यानी जो प्राइमरी मेमोरी है उसके टाइप्स की बात करें हम, तो इसमें सबसे पहले आती है आपकी वोलाटाइल एंड राइटेबल, यानी ऐसी मेमोरी जो वोलाटाइल है यानी जिसका डाटा डिलीट हो जाता है बट हम उसको राइट कर सकते हैं, तो इसमें आती है आपकी 2, जो आपकी रैम आती है बेसिकली वो आती है आपकी वोलाटाइल एंड राइटेबल। इसमें पहले आ गया आपकी स्टैटिक रैम SRAM, नेक्स्ट आ गया आपकी डायनामिक रैम DRAM। बात करें आपकी नॉन वोलेटाइल एंड रीड ओनली, यानी ऐसी आपकी मेमोरी चिप्स जो डाटा डिलीट नहीं होता है लेकिन हम उनको सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, कुछ भी उसमें राइट नहीं कर सकते।
तो इसमें आती है आपकी सबसे पहले मैन्युफैक्चरर प्रोग्राम्ड रोम, यानी जो मैन्युफैक्चरर जो है आपका कंपनी जो है वही प्रोग्राम करके देती है। दूसरी जो है जो यूजर है वो अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकता है, यानी यूजर प्रोग्राम। तो यूजर प्रोग्राम में आती है आपकी पीरोम, ईपीरोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये होती है आपकी इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इसके आगे दो टाइप होते हैं आपकी, UBEPROM और EEPROM। सॉरी, ये होती है आपकी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये होती है आपकी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इसको आप एक बार लिख के दोबारा से इरेज कर सकते हैं और दोबारा से उसको फिर से यूज कर सकते हैं। ये होती है आपकी जो यूवीईपी रोम है और ईईपी रोम में, ये डिपेंड करती है कि किस तरह से आप उसको इरेज करते हैं। तो UVEPROM होती है आपकी अल्ट्रावायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईईपी रोम होगी आपकी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली, जो इसको आप अल्ट्रावायलेट रेज से डिलीट करते हैं वो आ गई आपकी ये, और इसको हम इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं। बात करें आपके रैम की, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो प्राइमरी स्टोरेज है उसको बेसिकली बोला जाता है आपका रैम, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो आपकी रैंडम एक्सेस की होती है, यानी कहीं से भी बीच से आप किसी भी डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। ये होती है आपकी वोलेटाइल टाइप की रैम जो होती है, वो होती है आपकी वोलेटाइल। बात करें, कंप्यूटर्स मदरबोर्ड इज डिजाइंड इन अ मैनर दैट मेमोरी कैपेसिटी कैन बी एनहेंस्ड बाय एडिंग मोर मेमोरी चिप्स। सिंपली बात करें तो हमारे मदरबोर्ड पे हमेशा एक्स्ट्रा पोर्ट दिया होता है, एक्स्ट्रा जगह होती है जहाँ पे हम और ज़्यादा रैम को ऐड कर सकते हैं और उसकी मेमोरी को एनहेंस कर सकते हैं। और जो हम एक्स्ट्रा जो रैम चिप्स डालते हैं उनको बोला जाता है आपका SIMMS। फिर बात करें सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स, यानी SIMM सिम्स, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। नेक्स्ट आती है आपकी रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी जो होती है वो होती है नॉन वोलेटाइल, यानी इसका डाटा जो है डिलीट नहीं होगा। लेकिन जो ये और बात करें, रीड ओनली मीन्स इसको आप रीड कर सकते हो, डिलीट इसमें कोई अल्टरेशन नहीं कर सकते। तो डाटा स्टोर्ड इन अ रोम कैन ओनली बी रीड एंड यूज्ड, दे कैन नॉट बी चेंज, यानी इसको आप चेंज नहीं कर सकते। बात करें आपके जो रोम्स हैं, रोम्स आर मेनली यूज टू स्टोर प्रोग्राम एंड डाटा विच डू नॉट चेंज एंड आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड। तो रोम में बेसिकली वो डाटा या सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए वो प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं जिनको हम यूजर को कोई भी चेंज नहीं करना है। जैसे कंप्यूटर में जो आपके बायोस सेटिंग्स होती हैं या सिस्टम बूट के जो प्रोग्राम है, यानी विंडो को डालने के, उसको रन करने के, यानी ऐसे फंक्शन आपकी विंडो में या आपके कंप्यूटर में जो आपकी विंडो डाले बिना भी आप एक्सेस कर सकते हो, वो सब है आपके रोम में स्टोर होते हैं। एग्जाम्पल आ गया आपका सिस्टम बूट प्रोग्राम। बात करें आपके टाइप्स ऑफ रोम्स की, इसमें आती है आपकी मैन्युफैक्चरर प्रोग्राम्ड रोम जो हमने पीछे देखा था। तो इसमें जो डाटा है वो मैन्युफैक्चरर ही आपका बर्न करके देता है, यानी मैन्युफैक्चरर ही ऐड करके देता है। नेक्स्ट है आपकी यूजर प्रोग्राम रोम या प्रोग्रामेबल रोम। इसमें जो है आपका यूजर जो है लोड और स्टोर कर सकता है, रीड ओनली प्रोग्राम ही स्टोर कर सकता है, लेकिन जिसको आप सिर्फ रीड कर सकते हैं वन टाइम, सिर्फ एक टाइम। ये आ गया मैन्युफैक्चरर आपका उसमें एडिट करके, सॉरी, ऐड करके दे रहा है। इसमें आप खुद कर सकते हैं, लेकिन एक बार उसको आप सिर्फ रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया इरेजेबल पीरोम, यानी जो यूजर है वो डाटा को दोबारा से इरेज कर सकता है और नई इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट है आपकी अल्ट्रावायलेट ईपीरोम, यानी अल्ट्रावायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू डिलीट कर सकते हैं और दोबारा से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकली ईपीरोम, यानी जो आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या इसको बोला जाता है फ्लैश मेमोरी। ये एक टाइप है आपका ईपीरोम का, जिसमें जो है हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्सेस के थ्रू आप डाटा को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आती है हमारी कैश मेमोरी, हमने शुरू में भी देखा था। तो कैश मेमोरी जो है, इसका यूज होता है आपका मेमोरी प्रोसेसर स्पीड को मिसमैच करने के लिए। इसका हम थोड़ा सा डिटेल में समझें तो आपका जो प्रोसेसर है उसकी स्पीड होती है काफ़ी ज़्यादा, बट जो आपकी मेमोरी है उसकी जो स्टोरेज की या डाटा को एक्सेस करने की स्पीड है वो होती है कम।
तो अगर आपका प्रोसेसर ज़्यादा जल्दी भी काम कर रहा है तो उससे जो है आपके सिस्टम की स्पीड नहीं बढ़ेगी जब तक कि आपकी मेमोरी भी फास्ट वर्क करे। तो उस जो मिसमैच है उसके लिए यूज़ की जाती है कैश मेमोरी। ये हेल्प करती है आपकी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने में जल्दी से। बात करें, इट इज़ एन एक्सट्रीमली फास्ट स्मॉल मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। ये वर्क करती है आपकी सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। वो जो एक्सेस टाइम इज क्लोजर टू द प्रोसेसिंग स्पीड, यानी जो कैश मेमोरी का प्रोसेसिंग टाइम है वो है आपके प्रोसेसर के ऑलमोस्ट बराबर, जबकि जो नॉर्मल मेमोरी का है वो काफ़ी कम होता है। बात करें, इट इज़ यूज टू टेम्परेली स्टोर वेरी एक्टिव डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। यानी प्रोसेसिंग के समय जो है, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव यानी जो दोबारा से या बार बार यूज होने वाला डाटा है उसको जो है स्टोर करता है और प्रोसेसिंग के समय में। तो ये है, इसको प्रोनाउंशिएट किया जाता है आपका कैश कैश मेमोरी। तो इस चैप्टर में हमने बेसिकली जो आपकी प्राइमरी मेमोरीज हैं उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर में हम जितने भी सेकेंडरी मेमोरी के आपके डिवाइसेस हैं, जैसे सीडी डीवीडी हो गए, आपके पेन ड्राइव हो गए, जो आपके एसएसडी हैं, इन सब को कवर करेंगे। इसमें हमने रजिस्टर देख लिया, आपके जितने भी टाइप के प्रोसेसर्स थे, जो आपके जो प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स थे वो देख लिया, रैम रोम देख लिया, वर्ड लेंथ, वर्ड साइज, कंसेप्ट ऑफ आपका वेरिएबल वर्ड लेंथ मेमोरी और फिक्स्ड वर्ड लेंथ मेमोरी, ये सब हमने कवर कर लिया। एंड आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए जो है बेनिफिशियल रहेगा। एंड आगे मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट चैप्टर में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की। थैंक यू सो मच।